साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सामाजिक विज्ञान अर्थात एसएसटी की यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करा दिया है। 40 मिनट का लंबा वीडियो है। आप जो भी साथी नहीं देखे होंगे भाई प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। ठीक है, शिक्षक भर्ती 2024 और सीजी टेट 2024 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आज की सेशन में हम यूनिट 2 पर बात करेंगे, इकाई 2 पर बात करेंगे और इकाई 2 में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारतीय सभ्यता और संस्कृति वाले टॉपिक पर। तो यूनिट 2 है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, जिस पर हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि आपके इस यूनिट नंबर 2 में दिया गया है। एक तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले भारतीय इतिहास के स्रोत अर्थात इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत है। इसके अलावा हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी जानेंगे विस्तार से और वैदिक संस्कृति, जिसको वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इन 3 विषयों पर आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। साथ ही अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मजेदार भी होने वाला है। क्योंकि आज मैं जो वीडियो बताऊंगा उसके बाद आपको भारतीय सभ्यता और संस्कृति अर्थात यूनिट 2 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए यूनिट 2 है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सबसे पहले मैं बात करूं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के इतिहास क्या है, तो इसके पहले आप इतिहास के वर्गीकरण को बेसिकली समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इतिहास के वर्गीकरण की मैं बात करता हूं। इतिहास को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो साथियों आपको बता देना चाहूंगा इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सुनते जाइए, याद होता जाएगा भाई। ठीक है, इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्या क्या? पाषाण काल, पाषाण काल ये नाम बाद में आएगा ना। आपको 3 प्रकार हम अलग बता रहे हैं। क्या क्या? देखो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग मतलब पहले अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में इतिहास को वर्गीकृत किया गया है। पहले बात करें प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। प्राग मतलब इतिहास के पहले, मतलब भारी जुन्ना, अति पुराना, मतलब वही है पाषाण काल है। समझ रहे हो ना? प्राग ऐतिहासिक काल को इसलिए पाषाण काल कहा जाता है। अब प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल की उत्पत्ति कब हुई? तो 3000 ईसा पूर्व में, उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व में जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इस काल देखिए, ये चूंकि साथियों ये जो प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल अति पुराना है, बहुत पुराना है, और पुराना होने की वजह से न तो इस काल में कोई लिपि थी और न ही यह काल सभ्य था। अर्थात जब लिपि ही नहीं है, जब लिखायच नहीं है, तो काय हमन पढ़बो, है ना भाई। तो प्रागैतिहासिक काल मतलब सबसे पुराना काल 3000 ईसा पूर्वी तक। ठीक है, और यह पाषाण काल है, बहुत पुराना होने की वजह से इसकी कोई लिपि नहीं था, और लिपि नहीं थी तो यह सभ्य भी नहीं था। ठीक है, अब दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। देख लो, आद्य ऐतिहासिक काल जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। इसकी समय सीमा जान लीजिए, तो इसकी जो समय सीमा है 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के बीच के जो समय है उसको आद्य ऐतिहासिक काल या सिंधु घाटी सभ्यता का समय सीमा कहा गया है। क्लियर है भाई? यहां तक 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के जो समय है उसको सिंधु घाटी सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चूंकि यह पाषाण काल के बाद में आया, समझ रहे हो ना? कब आया? ये पाषाण काल के बाद में आया। अब बाद में आने की वजह से इसके लिखित साक्ष्य मौजूद थे, इनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध था।
किंतु यह पढ़ा नहीं जा सका। देखो पाषाण मतलब बहुत पुराना है ना, पाषाण मतलब एकर कोई लिपि न ऋषि न लिखे गए न पढ़े गए न सभ्य ऋषि। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता आ गए, पाषाण से थोड़ा सा उबरने लगे, थोड़ा सा विकास हो इस हमार मानव के, आदि मानव के। अब विकास तो हो और लिख डारिस, लिखित साक्षरी से, लेकिन उसको जो दार्शनिक थे, चिंतन शास्त्री थे, इतिहासकार थे, वे पढ़ नहीं सके क्योंकि यह पुराना से थोड़ा सा बाद का समय था, इसलिए इसको पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य उपलब्ध था किंतु पढ़ा नहीं जा सका। और इसमें क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को कहा जाता है। ठीक है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को ही ताम्रयुगीन या ताम्रकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखना मेरे मित्रों, मेरे यारों, मेरे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक काल या ताम्रकांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल का जो समय सीमा है 1500 से वर्तमान तक, अर्थात आज जो चल रहा है ऐतिहासिक काल से आज तक चल रहा है ना, 1500 ईसा पूर्व से आज तक चल रहा है। और इसका जो समय सीमा अभी हमने बताया 1500 से वर्तमान तक, और यदि हम इसको काल के रूप में ले तो यह ऋग्वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक ये चल रहा है। चूंकि बात आती है ऋग्वैदिक काल, भैया आप मन तो सभ्य जन जानता, ऋग्वैदिक मतलब हमन का पुराण है, महाभारत है, भागवत गीता है, और ए मन लिखाए हुए है, एला हमन पढ़ सकथन धन नहीं। तो इसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं इतिहास काल के, ऐतिहासिक काल के, पुराण महाभारत, ये लिखित साक्ष्य है ना, और इसको पढ़ा भी जा सकता है। बौद्ध काल से भी इसको माना गया है। तो ये रहा इतिहास के वर्गीकरण, अर्थात इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से 3 भाग है मित्रों? वो है आपका प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब हम बात करें यहां पर प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल, अब इसको भी पुनः 3 भागों में बांटा गया है। किसको? पाषाण काल को। क्या क्या? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर या नव पाषाण काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर या नव पाषाण काल। अब पूर्व पाषाण काल क्या होता है, इसके बारे में मैं केवल इंपॉर्टेंट जो बिंदु है ना उसके बारे में बताऊंगा, है ना। देख लो, पूर्ण पाषाण काल में आपका भीमबेटका, याद रखना जो भीमबेटका है इसमें गुफा के शैल चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं भाई भीमबेटका में? गुफा के शैल, इसमें गुफा में शैल चित्र मिले हैं। और भीमबेटका आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। अति 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 महत्वपूर्ण है संगवारी हो। भीमबेटका कहाँ है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, जिसमें गुफा के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यह पूर्व पाषाण काल है। और पूर्व पाषाण काल में शिकार करते थे जो आदिम मानव हैं, वह शिकार और आखेट के माध्यम से अपना पेट भरते थे। ठीक है, और इसी पूर्व पाषाण काल में चकमक पत्थर की खोज हुई। आपन देखे हुई है संगवारी हो, जेकर गांव में नदियां बहे हो ही ना, चाहे हसदेव नदी, महानदी, कुछ भी नदी रहे, सादा सादा पत्थर देखे बर मिलते, ओइले चकमक पत्थर एक प्रकार के हमन ओइल मानथन। काबर? जब दोनों ला हमन टकराथन न संगवारी हो ता एक चिंगारी निकलथे। तो पूर्व पाषाण काल में आदिम मानव द्वारा चकमक पत्थर की खोज की गई। ठीक है, समझ गए पूर्व पाषाण काल। ये 3 चीजें आपको ध्यान देना होगा। क्या? पूर्व पाषाण काल में भीमबेटका है जो कि आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, गुफा के शैल चित्र यहाँ बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा शिकार व आखेट की खोज पूर्व पाषाण काल में हुई।
अर्थात शिकार व आखेट किया जाता था इस दौरान, और चकमक पत्थर की खोज भी की गई। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल क्या होता है। तो देख लीजिए, मध्य पाषाण काल अर्थात पूर्व के बाद का काल है ना। अब यहां मध्य पाषाण काल में मेहरगढ़ पत्थरों के लघु औजार प्राप्त हुए हैं। कहां पर हुए हैं? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में लघु औजार, पत्थरों के छोटे छोटे औजार प्राप्त हुए हैं, याद रखना। अर्थात पत्थरों के छोटे छोटे औजार कौन से काल में प्राप्त हुए? तो मध्य पाषाण काल में मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक और जरूरी बात जो उसको याद रखना है मेरे दोस्तों, पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी। कौन से पाषाण काल में हुई थी भाई पशुपालन की शुरुआत? मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है मध्य पाषाण काल के लिए। आगे बढ़ते हैं उत्तर या नवपाषाण काल। अब उत्तर या नवपाषाण काल क्या होता है? धीरे धीरे आदिम मानव में सुधार होता गया है ना। देखो, सबसे पहले वो पूर्व पाषाण काल में शिकार करते थे, खाने पीने की कच्चा खा देते थे शिकार करके। धीरे धीरे पशुपालन की शुरुआत करने लगे मध्य पाषाण में। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर या नवपाषाण काल की। अब इसी उत्तर या नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात आदिम मानव खेती किसानी करने लगे थे। कब? उत्तर या नवपाषाण काल में, जिसका सबूत मिलता है कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से। अर्थात कृषि के साक्ष्य कहां मिला भाई? कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे हमको यह पता चलता है कि आदिम मानव नवपाषाण काल में कृषि के कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है भाई। इसके अलावा देखिए, इसी उत्तर पाषाण या नवपाषाण काल में पहिए का भी आविष्कार हुआ और उनका उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, कृषि के साक्ष्य मिले कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल में ही। पहिए का आविष्कार हुआ, उसका उपयोग हुआ इसी नवपाषाण काल में। मृदभांड का भी निर्माण इसी नवपाषाण काल में, और ग्राम संस्कृति का भी निर्माण। कहने का तात्पर्य है, देखो, खेती किसानी करने लगे, पहिए का आविष्कार करने लगे, मृगभांड का आविष्कार हुआ, मृगभांड का निर्माण हुआ, तो अब ये लोग एक जगह इकट्ठा होकर आदि मानव रहने लगे और उसी से ग्राम संस्कृति का निर्माण हुआ। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये एक बेसिक सी परिचय है मेरे दोस्तों। अब हम बात करें इतिहास जानने के स्रोत की। देखिए, बेसिक परिचय झन समझिए होला, अति इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बनते हो मले। अब बात करते हैं हम इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, इतिहास जानने के दो स्रोत हैं, याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है। इतिहास जानने के दो स्रोत हैं, पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। एक तो पुरानी चीजों से, पुरानी चाहे बहुत सी चीजें है ना, पुरातन चीजों से हम कितना पुराना है, कितना ऐतिहासिक है, कतका जुन्ना है तेला जान सकथन। इसके अलावा जो साहित्यिक है, वेद है, ग्रंथ है, रचना है, उससे भी हम जान सकथन। जैसे त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग कथन ना भाई, तो वो रचना से हम जानथन। तो ये दो तरीका है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। इन दोनों तरीकों से इतिहास को हम इतिहास के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत के रूप में इन दोनों को जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या चीजें आता है। पुरातात्विक में एक तो आता है वास्तुकला। वास्तुकला मतलब समझते हो ना, मतलब जो भवन निर्माण किया जाता है, मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, मंदिरों का निर्माण, स्मारक, मृगभांड का निर्माण करना, ये वास्तुकला है। अर्थात कोई भी चीज, कोई वस्तु का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो वास्तुकला से हम अर्थात भवन से जान सकते हैं कितना पुराना भवन है,
मूर्तियों को देखकर बताते हैं, खुदाई से मूर्तियां निकलती है ना भाई, 7वीं शताब्दी के कि 6वीं शताब्दी के, 5वीं के, 4थी के, कौन सा शताब्दी के मूर्ति है करके हम मूर्तियों से भी जानते हैं। मंदिर से भी पुराना है, कितना पुराना मंदिर है उसको हम जान सकते हैं। स्मारक, बड़े बड़े स्मारक रहते हैं, जैसे ताजमहल, हम बता देंगे कि ताजमहल किसके जमाने का है, कौन से शताब्दी का है ना भाई। मृगभांड से भी, अब मृदभांड से भी हम जान सकते हैं। तो ये वास्तुकला में आ गया, ठीक है। अभिलेख या चित्रकला, तो देखो अभिलेख या चित्रकला के माध्यम से, जैसे चित्र निर्मित होते हैं, चित्र बने हुए रहते हैं, कुछ अभिलेख रहते हैं, उसके भी माध्यम से हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा सिक्के के बारे में, अर्थात कौन से शासक ने कौन सा सिक्का चलाया, किसी ने सोने के सिक्के चलाए, किसी ने शीशे के सिक्के चलाए, किसी ने चांदी के सिक्के चलाए, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं भाई, इतिहास के बारे में, उनके प्राचीनतम के बारे में, पुरातन के बारे में जान सकते हैं। अब सिक्कों के अध्ययन, एक चीज याद रखना, यहां सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, और इससे भी हम जो है इतिहास को जान सकते हैं। जैसे सातवाहन वंश के जमाने में शीशे के सिक्के चलते थे, कुषाण के जमाने में सोने के सिक्के चलते थे, तो भाई इससे जान सकते हैं कि कौन से काल में कौन सा सिक्का चलता था। तो ये तो रहा पुरातात्विक स्रोत। आगे बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की, कि साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो साहित्यिक स्रोत 3 है भाई। एक है वैदिक साहित्य, अर्थात वेदों के माध्यम से, दूसरा है जैन साहित्य, जैन के धर्म के माध्यम से, और तीसरा है बौद्ध साहित्य। जैसे वैदिक साहित्य की बात करूं मैं, तो वैदिक साहित्य में वेद ग्रंथ हैं, अर्थात वेद हैं, 4 वेद हैं भाई, है ना, हमारे ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपवेद हैं, उपनिषद हैं, वेदांश हैं, महाकाव्य हैं, पुराण हैं, दर्शन है, सूत्र है। तो इन सब के माध्यम से वैदिक साहित्य का जितना भी एक बिंदु हम अभी बताए, वेद ग्रंथ, आरण्य, उपवेद, उपनिषद, वेदांश, तो ये साहित्य को इससे हम जान सकते हैं, अर्थात इतिहास को जान सकते हैं इन साहित्य के माध्यम से। ये वैदिक साहित्य है। जैन साहित्य की बात करें तो आगम ग्रंथ को पढ़ करके हम जान सकते हैं कि ये कितना पुराना है इतिहास। बौद्ध साहित्य के माध्यम से, क्योंकि बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक और थेरी गाथा पढ़ते हैं, और इससे हमको पता चल जाता है कि इतिहास कितना पुराना है, कौन कौन से जमाने में कौन कौन से राजा हुआ करते थे। क्लियर है भाई। तो ये रहा इतिहास जानने के स्रोत। पॉइंट को डायरेक्ट विकल्प के रूप में पूछते हैं, वास्तुकला, अभिलेख या चित्रकला, सिक्का, ठीक है, ये पुरातात्विक है। और साहित्यिक में वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ये सभी क्या भाई साहित्यिक स्रोत हैं, ठीक है। तो ये स्रोत को आपने जान लिया, वास्तुकला, अभिलेख, चित्रकला, सिक्के, साहित्यिक स्रोत। ये पॉइंट को डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ सकता है, एक ऑप्शन को बदल देगा, आपको बताना पड़ेगा। ये प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी बनना चाहिए भाई ऐसे प्रश्नों पर। चलिए आगे बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। अभी हमने इतिहास जानने के स्रोत को बढ़िया से जाना, बढ़िया से समझा। अब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में 2019 में यहां से प्रश्न बना हुआ है। देखो भाई, सर्वप्रथम चार्ल्स मेनन ने 1862 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने की पुष्टि की। किसने की थी? चार्ल्स मेनन ने 1862 ईस्वी में हड़प्पा नामक एक स्थल था जहां पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने की पुष्टि की 1862 में। उसके बाद 1921 में जॉन मार्शल ने इन स्थलों की खुदाई शुरू किया, और यह सभ्यता किसके समकालीन था? तो मेसोपोटामिया के समकालीन था। यहां पर एक प्रश्न बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता के समकालिक था? तो मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन था, याद रखना है, ठीक है। और जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की खोज की, इसलिए इस सभ्यता को
हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह हड़प्पा नामक स्थल पर इसकी खोज हुई और हड़प्पा सबसे प्राचीन है। ठीक है, यहां तक चीजें स्पष्ट है। इसका खनन जो है सिंधु नदी के आसपास हुआ था। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता का खनन सिंधु नदी के आसपास हुआ, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। देखो, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई के अवशेष किया गया और 1921 में जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई की और इसे मेसोपोटामिया के समकक्ष माना और इसको हड़प्पा संस्कृति के नाम दिया गया। अब एक नाम तो इसका हड़प्पा संस्कृति हो गया, कौन? सिंधु घाटी सभ्यता का। अब सिंधु घाटी क्यों पड़ा? इसको सिंधु नदी के किनारे पर इसकी खोज की गई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता से भी नवाजा गया है, अर्थात इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अब इस सभ्यता का मुख्य पेशा कृषि था। देखो भाई, कृषि की शुरुआत हुई थी इसी सभ्यता में, है ना। हमने अभी इतिहास के बारे में पूरा बताया, इतिहास के कितने प्रकार हैं हमने इसके पहले कुछ मिनट पहले इस पर बात की। ठीक है, अब इसे ताम्रयुगीन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, देखो इसका विस्तार को हम थोड़ा सा जान लें तो यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता जिसको हम कहते हैं, ये फैला हुआ है। ठीक है ना। इसके काल निर्धारण की बात करूं मैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो अलग अलग काल का निर्धारण किया गया है मेरे दोस्तों। कार्बन 14 के अनुसार 2300 से 1750 ईसा पूर्वी के जो काल है उसको सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना गया है। जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक के काल को जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी का काल माना और एनसीईआरटी के जो बुक हैं उसमें 2500 से 1800 ईसा पूर्व को माना गया है। लेकिन हमको एनसीईआरटी को ज्यादा फॉलो करना है, क्योंकि जब इसमें किसी भी प्रकार से त्रुटि आएंगी मेरे दोस्तों तो एनसीईआरटी के बुक को ही जो है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल मान्य करता है। इसलिए मेरा यही कहना है, मेरा यही कथन, मेरा यही विचार है कि आप 2500 से 1800 ईसा पूर्व को लेकर चलें, क्योंकि यह एनसीईआरटी में दिया गया है। क्लियर है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर है, उस पर मैं बात कर लेता हूं। तो सर्वप्रथम कपास उत्पादन का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। देखो भाई, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन कौन सी सभ्यता के लोग ने किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किया। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश मुद्राओं में यूनिकॉर्न अर्थात पशु रेखांकित किया गया है। यूनिकॉर्न पशु रेखांकित अर्थात उस समय के मुद्रा जो पैसा रुपया पैसा होता था ना, उसमें जो है यूनिकॉर्न पशु के चित्र अंकित किए गए थे। ठीक है। अमरी जो कि पाकिस्तान में और कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, यह दो प्राचीन स्थल है जो कि चावल के काश्त के लिए जाना जाता है। ठीक है। इस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन कौन सी चीजों के बारे में जानकारी थी? देखो भाई, थी बोल रहा हूं ना, तो सिंधु घाटी के लोगों को नृत्य के बारे में पता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पासे के बारे में पता था और हाथी के बारे में, अर्थात इन केवल और केवल इन 3 चीजों के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता था। क्या क्या? नृत्य के बारे में पता था, पासे के बारे में पता था और हाथी के बारे में पता था। ठीक है। इस दौरान अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के काल के दौरान कौन से वस्तुओं का आयात किया जाता था? तो सोना, चांदी और तांबा जैसे वस्तुओं का आयात किया जाता था। ठीक है। लिपि के रूप में चित्र और प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाता। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखावट थी, जो लिपि थी, वह चित्र और प्रतीक थे, अर्थात चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को वे कह पाते थे। अर्थात उसमें लिपि के रूप में चित्र और प्रतीक का जो है उपयोग किया गया है। ठीक है। ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो मेन स्थल है मेरे दोस्तों, जिसकी खोज मैं उन तमाम स्थलों पर जल्दी जल्दी बात करूंगा, ज्यादा मैं लंबा नहीं लूंगा मेरे दोस्तों। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं
हड़प्पा संस्कृति की हड़प्पा जिसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इस स्थल की खोज सबसे पहले हुई, याद रखना कौन सी स्थल की खोज सबसे पहले हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हुई। इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है जो कि रावी नदी के पास, देखो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है मेरे दोस्तों? रावी नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर हड़प्पा था। क्या था भाई? सबसे प्राचीन शहर हड़प्पा था। ठीक है, इसी दौरान अर्थात हड़प्पा के काल में दोहरा समाधान की पद्धति थी। ठीक है, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर अर्थात ये जो हड़प्पा है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर है। ठीक है, और दूसरी राजधानी भी है जिसका संबंध बेबीलोन से था। किससे था? बेबीलोन से था। ठीक है, कांस्य युग से संबंधित है। ये जो समय है कांस्य युग से संबंधित है। झूकर संस्कृति हड़प्पा युगीन संस्कृति है। इसी हड़प्पा युग की एक और संस्कृति है जिसको झूपर संस्कृति के अर्थात झूकर संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है भाई हड़प्पा के बारे में? आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में कि मोहनजोदड़ो क्या होता है। तो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। किसकी खोज? देखो 1922 में राखलदास बनर्जी जी के द्वारा मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की गई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की यह राजधानी थी और सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करूं तो मोहनजोदड़ो बड़ा है और हड़प्पा छोटा है, लेकिन प्राचीनतम की दृष्टि से बात करो तो हड़प्पा सबसे बड़ा है, सबसे पहले है, उसके बाद मोहनजोदड़ो आता है। हड़प्पा सभ्यता की राजधानी वह सबसे बड़ा नगर में से एक है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है भाई, अब बृहद स्नानागार भी इसी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था जिसको मार्शल ने खोजा था। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ रहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो गया। आगे मैं बात करता हूं, अगला पॉइंट है लोथल। तो देखो लोथल क्या है? इस लोथल की जो खोज है मेरे दोस्तों 1957 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया इस लोथल की खोज? तो लोथल की खोज जो है 1957 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया है और यह लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन से तट पर स्थित है भाई? भोगवा नदी के तट पर स्थित है जो कि जिला अहमदाबाद गुजरात के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पर गोदीवाड़ा के सामग्री प्राप्त हुआ था। इसी लोथल से गोदीवाड़ा की सामग्री प्राप्त हुआ था और लोथल में जो शव है उसको बक्सों में रखे जाते थे, लाशों को बक्से में रखे जाते थे। अब ये लोथल एक बंदरगाह शहर है, याद रखना अति महत्वपूर्ण है, बार बार ये प्रश्न उभारते ही हैं। तो बंदरगाह शहर लोथल है, अर्थात इस लोथल में दो जगह पर जो है बंदरगाह खोजा गया था। देखो क्या है? मिस्र और मेसोपोटामिया। मिस्र और मेसोपोटामिया जो कि बंदरगाह शहर है और खंभात की खाड़ी में इसको क्या किया गया था मेरे दोस्तों? खोजा गया था। ठीक है, आगे इसमें अगली पॉइंट पर बात करते हैं। अगली पॉइंट है कालीबंगा। देख लो भाई, कालीबंगा 1953 में अमलानंद घोष और वीवी पाल व बीके थापर के द्वारा इस कालीबंगा की खोज की गई थी और ये कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, कहां पर स्थित था मेरे दोस्तों? राजस्थान के घग्गर नदी पर यह कालीबंगा स्थित था और ये इसमें सामग्री भी प्राप्त हुई है कालीबंगा में। तो यज्ञ से संबंधित वेदिकाएं प्राप्त हुई है, हवन कुंड के जो है बर्तन प्राप्त हुए हैं या हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जूते हुए खेत के भी साक्ष्य जो है इस काल से हमको क्या होता है भाई? प्राप्त होता है। किसे प्राप्त होता है? जूते हुए खेत के साक्ष्य जो है हमको प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें जो समाधान है ईंटों से बने हुए कक्ष में रखे जाते थे। तो ये रहा कालीबंगा मेरे दोस्तों। उसके बाद एक और आता है सुरकोतड़ा।
जिसको सुत कोटड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जिसके खोजकर्ता जगपति जोशी हैं, जो कि गुजरात में रहते हैं। यहाँ पर क्या सामग्री मिली थी? सुरकोटड़ा में घोड़े की हड्डी का पता चला था और यह समाधान जो है इसमें बर्तनों में रखे जाते थे। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं धौलावीरा क्या है। तो देखिए, धौलावीरा जल प्रबंधन के अवशेष इसी धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीन और सबसे बड़ा नगर इसको माना जाता है। किसको? तो आपके धौलावीरा को। यह 3 नगरों के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है भाई, यहां तक चीजें समझ में आ रही है, स्पष्ट हो रही हैं। आगे बात करेंगे हम वैदिक काल या वैदिक संस्कृति की। चलिए अब बात करते हैं वैदिक काल की, जिसे वैदिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल को पुनः 2 भागों में बांटा गया है साथियों। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है? एक तो है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, इसी को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल पहला। दूसरा है उत्तर वैदिक काल या ब्राह्मण साहित्य काल। अब इसको कैसे आपको दिमाग में बैठाना है? पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इस तरह से आप याद रखो। इसके अलावा पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, इसी को कहा जाता है पूर्व या ऋग्वेद, है ना। तो अब ये दोनों के तय सीमा की बात कर लूं मैं, तो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की जो समय सीमा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब 1000 से 600 तक के काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये काल है, इसको थोड़ा सा याद आप रख लेंगे। क्लियर है? देखिए, उस दौरान सबसे पहले कुल होता था, सबसे छोटी परिवार से भी छोटा कुल, कुल से थोड़ा बड़ा होता था गांव। कुल मतलब एक कुल में एक खानदान, मतलब परिवार है एक प्रकार से, परिवार कह सकते हैं कुल को। कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व होता था, विश्व से बड़ा जन होता था और जन से बड़ा राष्ट्र होता था। ठीक है, ये एक क्रम है, कभी कभी एग्जाम में क्रम से भी पूछ लिया जाता है, तो आपको क्रम को भी याद रखना होगा। आगे बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक काल शुरू हुआ। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे ही समाप्त हुआ, पतन हुआ, उसके पतन के तुरंत बाद वैदिक काल शुरू हो गया और वैदिक काल आज तक चल रहा है। इसलिए हमारे देश में आपने देखा है, भारत के लोग हैं हम, और भारत में हिंदुत्व चलता है, भारत में श्री राम चलते हैं, भारत में भगवान का हर जगह मंदिर है, हर जगह भगवान जी के, चाहे मस्जिद की बात करें, देखिए यहाँ बौद्ध के भी स्तूप बने हुए हैं, बौद्ध कालीन भी आपको मिलेंगे और हिंदू के भी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। यही साक्ष्य है हमारे देश का, ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य। क्लियर है भाई? चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे ही पतन हुआ, फिर वैदिक काल शुरू हुआ और वैदिक काल के संस्थापक थे आर्य। याद रखना भाई, अति महत्वपूर्ण है, पेपर में आ चुका है। वैदिक काल या वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। आर्य शब्द का भी अर्थ आप समझ लीजिए, इसका क्या अर्थ होता है। मोटी मोटा हम इसको जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो अब इसका अर्थ क्या होता है, इसको समझो। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है अभिजात्य या श्रेष्ठ या उत्तम या कुलीन, कोई भी ले सकते हो। मतलब जो कुलीन व्यक्ति होता है, अच्छे कुल का व्यक्ति होता है, उसी को आर्य शब्द से संबोधित किया गया है, अर्थात ये आर्य का अर्थ है। ठीक है, अब वैदिक काल को हम कैसे जानेंगे? तो वैदिक काल को जानने के लिए हमको वैदिक साहित्य को जानना होगा ना भाई। चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, महाकाव्य हो, बौद्ध ग्रंथ हो, आगम ग्रंथ हो, इन्हीं के माध्यम से हम वैदिक काल को जान पाएंगे अच्छे से, समझ पाएंगे अच्छे से, है ना भाई। तो इसी को जानना है। आगे मैं इस पर बात करूं तो आगे देखिए, इसके संकलनकर्ता क्या है भाई, इसके संकलनकर्ता कौन है? अर्थात वैदिक काल के संकलनकर्ता, इसका संकलन
किसने किया रहा होगा? तो इसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिसको वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक साहित्य के संकलनकर्ता वेद व्यास हैं, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई। वैदिक संस्कृति ने यज्ञों को महत्व दिया था, इसको भी याद रखेंगे। जो चूंकि बात आ गई वेद की, पुराण की, तो भाई वेद आया, वहां पर यज्ञ आएंगे, वहां पर पूजन आएंगे, है ना। विवाह के अवसर पर वधु एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहनती थी, जिसको वधु कहा जाता था। देखो, अब इस वैदिक काल में जब विवाह होती थी कन्या और वर, मतलब स्त्री और पुरुष का, अर्थात तो वधु है, वधु क्या पहनता था? एक विशेष प्रकार का वस्त्र, जिसको वधु कहा जाता था। आजकल हमारे हिंदू सभ्यता में पहनते हैं ना भाई, एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शादी के चुनरी उनरी जो क्या कहते हैं ना भाई, हम शादी में जो लाल रंग के पहनते, कोई पीला रंग के पहनते, यही वधु है, वधु जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। याद रखेंगे ना। उसके बाद आर्यों का जो समाज है पितृ प्रधान था। क्या समाज था? पितृ प्रधान था, अर्थात पिता वहां के मुखिया हुआ करते थे। देखो, आर्य काल में गायों को अधन्या कहा गया है, अर्थात न मारे जाने वाले पशु। गाय को न मारे जाने वाला पशु का नाम दिया गया, अर्थात अधन्या का नाम दिया गया था। आर्यों ने कहा इसको ना। आर्यों के प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। आर्यों के प्रिय पशु घोड़ा था, और प्रिय देवता उस दौरान इंद्र देवता प्रिय थे। ठीक है। आर्यों द्वारा सर्वप्रथम जो खोजी गई धातु क्या थी? तो लोहा थी। लोहा किसके द्वारा खोजी गई? तो आर्य के द्वारा लोहे की खोज की गई, इसको भी याद रखना। अब देखो, वैदिक काल चला, ये पूर्व वैदिक काल है ना, लेकिन अब पूर्व वैदिक काल में इंद्र देवता की पूजा की जाती थी, याद रखना। पूर्व वैदिक काल में इंद्र देवता की पूजा की जाती थी, लेकिन जब समय बदला, पूर्व वैदिक काल के बाद में अगला काल आया उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल जैसे ही आया, तब इंद्र देवता का स्थान प्रजापति देवता ने ले लिया। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति देवता ने ले लिया, अर्थात अब प्रजापति देवता की पूजा होने लगी। कब? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। वैदिक साहित्य में विद्यार्थी जीवन समाप्त होने के बाद समावर्तन आता है। देखो, विद्यार्थी जीवन जैसे ही समाप्त होता है, फिर समावर्तन आता है। 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध किया गया था। किसने? सुदास ने 10 राजाओं के संगठन के साथ एक साथ युद्ध किया था, सुदास ने। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हम बात करेंगे वैदिक काल की। जब बात आती है ना मेरे दोस्तों, तो 4 वेद आते हैं। वैदिक काल की जब बात आती है तो 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। 4 वेद आती है। अब इन्हीं 4 वेदों के बारे में डिटेल चर्चा होंगी, विस्तार से चर्चा होंगी। तो चलिए एक एक करके इस पर बात करते हैं, इन वेदों पर बात करते हैं। देखो, सर्वप्रथम आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी और भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी थी, भाषा संस्कृत थी, अर्थात ऋग्वेद में संस्कृत भाषा था। और इस वेद में जो भी साहित्य हुए, जो भी पुराण लिखा गया, महाभारत, जो भी चीजें लिखी गई होंगी, काव्य लिखे गए होंगे, वो संस्कृत में थे। ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भाषा संस्कृत याद रखना, एक एक पॉइंट को याद रखना है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इस वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां हैं, जिसको ऋचाएं कहा जाता है, और 10,580 श्लोक हैं। और इन श्लोकों में मेरे दोस्तों 250 श्लोक इंद्र देवता के लिए हैं,
200 श्लोक अग्नि देवता के लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्तूप शब्द का प्रयोग कहां मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। प्रश्न पूछते हैं, गायत्री मंत्र कौन से वेद में है? तो ऋग्वेद में है। कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? लिखने वाले, इसके रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र को लिखा है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, वैसे ही 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋषभनाथ और जैन तीर्थकर का उल्लेख भी इसी ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के पुरोहित कौन थे? तो होत्री थे। क्या थे भाई? होत्री थे। और इस समय ब्राह्मण जो ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ थे। ठीक है, ऋग्वेद के प्रमुख देवता देखो, ऋग्वेद में इंद्र देवता, अग्नि देवता और सोम देवता, 3 प्रमुख देवता का पूजा किया जाता था, अर्थात माना जाता था। 3 देवता ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि और सोमदेव को माना जाता था। इस युग में इंद्र का अन्य नाम पुरंदर था। याद रखना, ऋग्वेद में इंद्र का अन्य क्या नाम था? तो पुरंदर नाम था। और पुरंदर का अर्थ होता है किला भंजक। क्लियर है भाई? ऋग्वेद समझ में आ गया? मैं रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो काफी लंबा होने जा रहा है। चलिए दूसरे वेदों की बात कर लूं मैं। दूसरा वेद है यजुर्वेद। ऋग्वेद को जान लिया आपने, सबसे प्राचीन वेद कहलाता है ऋग्वेद। दूसरा वेद आते हैं यजुर्वेद। चूंकि यजु यज यज्ञ नाम से स्पष्ट है, यज्ञ, तो इस वेद में यज्ञ, हवन, पूजन, कर्म कांड का उल्लेख है। किसमें? यजुर्वेद में। याद रखना मेरे दोस्तों, यजुर्वेद में यज्ञ व कर्म कांड का उल्लेख है, नाम से स्पष्ट है। दूसरी बात याद रखना, यह आंशिक रूप से गद्य में है। यह प्रश्न बार बार आता है, कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? तो यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद आंशिक रूप से गद्य में है। इसके पुरोहित हैं अर्धव्यू और इसके ग्रंथ हैं शतपथ और तैत्तिरीय। लेकिन हमको जो याद रखना है, 2 बिंदु है विशेषकर यजुर्वेद से। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्म कांड के बारे में बताया गया है और यह आंशिक रूप से गद्य में है। ठीक है, अगला वेद है वेद नंबर 3, सामवेद। देखो भाई, साम नाम से स्पष्ट होना चाहिए चीजें। मतलब क्या है? इस वेद में वेद संगीत का मतलब वेद संगीत सुर ताल के बारे में सामवेद में लिखा है। सामवेद सुर ताल संगीत का वेद है ये, इसलिए भारतीय संगीत की शुरुआत ही इसी सामवेद से हुई है। किस वेद से हुई है भाई? तो इसी सामवेद से भारतीय संस्कृति भारतीय संगीत की शुरुआत हुई है। संगीत गीत गायन की शुरुआत हुई है, इसलिए भारतीय संगीत की जननी सामवेद को कहा गया है। ठीक है, इसके पुरुष थे उद्गाता और ब्राह्मण गण थे पंचविंग, षड्विंग, जैमिनी और तांडय। अब आपको इसमें क्या याद रखना जरूरी है? तो इस वेद में संगीत का उल्लेख है, पहली बात याद रखना। दूसरी बात, भारतीय संगीत की जननी सामवेद को कहा गया है। तो ये जो 2 पॉइंट विशेषकर इस सामवेद पर याद रखना है। चौथा पॉइंट आता है, चौथा वेद अथर्ववेद। अब अथर्ववेद आ गया, तो अथर्ववेद जिसमें जादू टोना के बारे में बताया गया है, औषधि के प्रयोग के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ ब्रह्म ज्ञान के भी बारे में इस वेद में बताया गया है। ठीक है, अर्थात जादू टोना के बारे में, औषधीय गुणों के बारे में, ब्रह्म ज्ञान का भी उल्लेख जो है अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, अथर्ववेद में यह भी उल्लेख है
कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति, और इसके पुरोहित थे ब्रह्मा, और ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे भाई? गोपथ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए समझ में आ गए 4 वेद। अब यहां पर थोड़ा सा आपको 2 मिनट का ही समय और लूंगा मैं उपनिषद के बारे में। उसके बाद आपका सेकंड यूनिट अर्थात यूनिट नंबर 2 भारतीय सभ्यता और संस्कृति समाप्त हो जाएगा। उपनिषद जिसको वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे भाई, उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। कितने हैं उपनिषद? 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 13 ही उपनिषद को प्रमाणित माना गया है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बार बार ये प्रश्न आता है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इसमें युद्ध की तुलना टूटी नाव से की गई है। जिसमें युद्ध की तुलना किससे की गई है मेरे दोस्तों? तो टूटी नाव से की गई है। ठीक है, थोड़ी 1-2 और पॉइंट देख लो, जैसे मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुनर्जन्म का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, श्वेतांबर उपनिषद जिसका अर्थ सफेद घोड़ा होता है। ये तो हुआ उपनिषद। आगे इसी पर पुराण क्या है उसको भी जान लीजिए। तो प्रमाणित जो है पुराणों की संख्या 18 है, अर्थात 18 पुराण है जो कि प्रमाणित है। और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा माना जाता है मेरे दोस्तों? मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना गया है। ठीक है, भागवत पुराण में भक्ति दर्शन को सारभूत माना गया है। भागवत पुराण अर्थात जो भागवत कथा का आयोजन होता है ना, भक्ति दर्शन को सारभूत माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का अंश है और जिसका मुख्य विषय निष्काम कर्म है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता सार सुनाया था, तो जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि हे पार्थ, तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो, कर्म करो। अर्थात इसमें निष्काम कर्म की बात कही गई है। ठीक है भाई, सूत्र को भी जान लीजिए। 4 सूत्र होते हैं, कल्प सूत्र, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। कल्प सूत्र में कर्मकांड रीति रिवाज के बारे में पता चलता है। स्रोत सूत्र में महायज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। गृह सूत्र में गृह संस्कार के बारे में अर्थात सामाजिक रीति रिवाज के बारे में जानकारी मिलती है। धर्म सूत्र में धर्म या विधि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का ये यूनिट इकाई 2, जिसमें हमने विस्तार से चर्चा किया भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर। साथियों, यदि आप हमारे साथ कंप्लीट जो है क्लासेस लेना चाहते हैं, हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। सहायक शिक्षक की कंप्लीट शुल्क 999 रुपए है। आपको हमारे एप्लीकेशन से मिलेंगी, जिसमें वीडियो भी मिलेंगी, लाइव टेस्ट भी मिलेंगी, साथ ही साथ जो है आपको इसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगी। सभी विषयों की नोट्स अवेलेबल हैं। सहायक शिक्षक की 999 रुपए में, असिस्टेंट टीचर की और टीचर की फीस जो है आपको 1199 रुपए में मिल जाएंगी। यदि आप सीजीटेट के साथी हो तो 599 रुपए में सहायक शिक्षक और 699 रुपए में सहायक शिक्षक मिलेंगे, जिसमें सामाजिक विज्ञान वाले खंड का अलग से साथियों का कंप्लीट बैच मिलेंगी। विज्ञान गणित वाले हो तो आपके लिए अलग से कंप्लीट बैच जो है हमने बना रखा है। तो जिन साथियों को भी हमारी क्लासेस ज्वाइन करना है, पीडीएफ नोट्स खरीदना है, तो वो साथी जो है हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ नोट्स जो है परचेस कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में मैं इतना ही करूंगा। अगला वीडियो में फिर अगले यूनिट पर बात होगी। आई होप आज का ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। हम इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर आप तक हाजिर होते हैं और आप तक वही चीजें देते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, हमको पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। नए साथी चैनल को जुड़ें, चैनल से सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ेंगे और सब्सक्राइब ही करेंगे, अपने मित्रों तक शेयर भी करेंगे।
विमल सर को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी अगली यूनिट अर्थात यूनिट नंबर 3 के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।